नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका अपने हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज से एक नया बैच, एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। हमारे इस बैच का नाम आधार बैच होगा। हम इस बैच के अंतर्गत क्लास 9th की फिजिक्स कवर करेंगे और क्लास 9th की फिजिक्स जो हमारा मीडियम होगा कवर करने का, वो हिंदी मीडियम होगा। हम सारे चैप्टर्स हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में हमारी पुस्तक में जो एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रही है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उस पुस्तक में टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर गति और दूसरा बल है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कार्य तथा ऊर्जा, और हमारा अंतिम और लास्ट चैप्टर ध्वनि है। ये हमें पांचों चैप्टर क्लास 9th में कवर करने हैं। इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम अपने इस बैच में जीरो यूनिट नाम से, जीरो फिजिक्स नाम से बेसिक फिजिक्स नाम से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर की पढ़ने के लिए हमारे पास क्या उपयोगिता है, हमें एक नया चैप्टर, हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर हैं, तो हमें एक नया चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत, आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं और ज़्यादातर यही होता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में कहीं भी ये बेसिक फिजिक्स नाम से चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, और ना ही इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो अन्य चैप्टर्स में कवर करवाए जाते हैं, जिससे बच्चे का बेस जो है वो मजबूत नहीं हो पाता है। जैसे आप अगर कोई इमारत बना रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण उसमें होता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। उसकी नींव ही डिसाइड करती है कि उस पर कितने मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। इसी तरह हमारे फिजिक्स चैप्टर में बेसिक फिजिक्स भी यही डिसाइड करता है कि हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स को, प्रत्येक चैप्टर में कितनी डेप्थ से, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कितनी डेप्थ से समझ पाएंगे, ये बेसिक फिजिक्स ही डिसाइड करता है। तो इसलिए हम पहले एक छोटा सा चैप्टर के रूप में 9-10 लेक्चर्स का बेसिक फिजिक्स नाम से अलग से एक लेसन पढ़ेंगे, जो बहुत ही उपयोगी है। बेसिक फिजिक्स में बात करें तो सबसे पहले हमें मापन पढ़ना है। मापन यानी मेजरमेंट। मापन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमें तीनों सब्जेक्ट, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो वह विज्ञान क्या है और जिस सब्जेक्ट को हम अपने इस बैच के अंदर पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट ही क्या है, तो हम समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है मापन पढ़ने से
पहले। विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना हुआ है। वी प्लस ज्ञान, ये शब्द अलग शब्द है और ये ज्ञान अलग शब्द है। वी का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ ज्ञान होता है। अर्थात अगर इसको संयुक्त रूप से देखें तो विज्ञान को हम विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। अगर विज्ञान की हम बात करें तो ये विज्ञान शब्द जो है इसे इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं। साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है। और सिंटिया शब्द का अगर हम हिंदी में मतलब जाने तो सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। अगर हम विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान क्या चीज है, विज्ञान क्या है, इसको जानने के लिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। दैनिक जीवन में घटने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनके मध्य संबंध को ज्ञात करना विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। दैनिक जीवन में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना तथा उन घटनाओं के मध्य संबंध को ज्ञात करना विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनके मध्य संबंधों को ज्ञात करना। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनके मध्य संबंधों को ज्ञात करना विज्ञान कहलाता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो आप देखते होंगे कि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सूर्य का उदय होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं और एक निश्चित समय पर ही सूर्य का अस्त हो जाता है, और एक निश्चित समय पर चंद्रमा का उदय होता है, एक निश्चित समय पर चंद्रमा का भी अस्त हो जाता है। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, तो इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करना कि ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और जो ये अस्त और उदय होने की घटना है ये आपस में परस्पर किसी भी प्रकार से संबंधित है या नहीं है, इन सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। अगर विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान एक बहुत ही विशाल और विस्तृत क्षेत्र है, सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत बहुत सी शाखाएं आती हैं, इसके बहुत से भाग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक में ही, अपनी बुक में ही, कि हमारी बुक जो एक बुक है एनसीईआरटी की, उसमें 3 पार्ट में वो डिवाइड है। पहला भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है
और जीव विज्ञान है। इसके अलावा भी सामाजिक विज्ञान और आदि विज्ञान भी होते हैं। क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसीलिए सभी के नाम नहीं लिए जा सकते। पहला भौतिक विज्ञान, अगर इसके एग्जाम्पल्स आप लिखें, सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। अपना सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इन सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग टीचर्स आपको बताएंगे, सभी के लिए अलग अलग टीचर्स। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। अब हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक जो शब्द है उसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है फ्यूसिका। इस शब्द से फिजिक्स का उद्भव हुआ है। फ्यूसिका शब्द का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो फ्यूसिका का अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द भौतिक विज्ञान है। और फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से लिया गया है। फ्यूसिका का अर्थ प्रकृति होता है। अगर हम बात करें तो फिजिक्स में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। बहुत से वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व कार्य किए फिजिक्स के क्षेत्र में, और इसे एक विस्तृत विशाल अध्ययन का क्षेत्र बनाया। लेकिन अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात की जाए तो उन योगदानों के अनुसार हम भौतिक विज्ञान का 3 लोगों को जनक मानते हैं। जो महान वैज्ञानिक 3 रहे उन्हें भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। पहले वैज्ञानिक न्यूटन है और आइंस्टीन, गैलीलियो। इन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो हमें ये समझने के लिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा को पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि आपको इस परिभाषा में 3 शब्द दिख रहे होंगे कि ये द्रव्य क्या है, ऊर्जा और अन्योन्य क्रियाएं। अब हम देखेंगे इस भौतिक विज्ञान की परिभाषा को डीपली समझेंगे कि इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, द्रव्य, ऊर्जा और अन्योन्य क्रियाएं, इनके बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको अगर कुछ नोट करना हो तो इस पेज पे नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह पदार्थ, वह वस्तु होती है जो भी स्थान घेरती है। द्रव्य जो स्थान घेरे, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे वायु है, वायु को अगर आप बैलून में भर देते हैं तो बैलून के आकार में हो जाती है, बैलून का साइज ले लेती है, तो वो स्थान घेरती है। मार्कर है, मार्कर को हम किसी भी स्थान पर रखते हैं तो वो कुछ स्थान को कवर कर लेता है, तो मार्कर भी एक द्रव्य है। अर्थात जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हैं जो स्थान को कवर कर रही, स्थान को घेर रही, तो उसे हम द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो लोहा लिख सकते हैं, लकड़ी, और आप अपनी तरफ से भी अनेकों एग्जांपल्स लिख सकते हैं जो आप देख रहे हैं आसपास, जो भी स्थान को कवर कर रहा है। अब दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है वो एक भारहीन राशि है, और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपको कुछ भी करना है, आपको बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तभी भी मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई चीज़ आपको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी है, 50 किलो की बोरी आपको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी है, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम बात करें कि ऊर्जा एक भारहीन राशि है, तो इसे हम कैसे समझेंगे कि ऊर्जा एक भारहीन राशि है। आप देखते होंगे जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर, हमारे घर पर, अर्थात जो भी पृथ्वी पर स्थित है सभी जगह सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है। उसकी वजह से हमें कोई क्षति नहीं होती है, ना ही हमारे घर को, ना ही हमारे वाहनों को। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एक भारहीन राशि है। अगर
दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखें कि ऊर्जा भारहीन राशि कैसे है। तो आप रात के समय जब आप टॉर्च को जलाते होंगे तो आप एक पार्टिकुलर स्थान पर उसका टॉर्च का फोकस पड़ता है। तो जिस स्थान पर टॉर्च का फोकस पड़ता है उस स्थान पर कोई क्षति नहीं होती है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एक भारहीन राशि है। अगर जैसे और दूसरा एग्जाम्पल और अगर क्लियर करना चाहें तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आसपास मेरा फ़ोन है, मार्कर है और तमाम सारी अन्य वस्तुएं हैं। किसी भी वस्तु में कोई क्षति नहीं हो रही है, कोई वस्तु किसी भी प्रकार से न टूट रही है न कुछ हो रहा है उसमें। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऊर्जा एक भारहीन राशि है। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखें तो प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, और अदर एग्जाम्पल्स। इसके बाद ऊर्जा के बाद हमने तीसरा एक और शब्द देखा था परिभाषा में, अन्योन्य क्रियाएं। अगर हम बात करें कि अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो द्रव्य, मतलब इस परिभाषा के अंतर्गत अन्योन्य क्रियाओं को ऐसे बताया गया है कि जो द्रव्य और ऊर्जा जो क्रियाएं करता है उन्हें हम अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप किसी को धक्का देते हैं तो ये द्रव्य और ऊर्जा की सम्मिलित रूप से क्रिया है। आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को लेके जाते हैं, वो भी द्रव्य और ऊर्जा की सम्मिलित क्रिया है। मतलब जो भी द्रव्य और ऊर्जा मिलके जो क्रियाएं करते हैं उन्हें हम अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। अगर इसका एक विशेष बिंदु देखा जाए जिसे आप नोट करके लिख सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो भौतिक की विषय वस्तु नहीं है। अर्थात जो रासायनिक क्रियाएं नहीं है द्रव्य और ऊर्जा की, वो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और जो क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं हैं भौतिक की विषय वस्तु नहीं है, अर्थात इन्हें हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे अगर कोई ए और बी मिलकर किसी पदार्थ का सी निर्माण कर रहा है, किसी पदार्थ सी का निर्माण कर रहा है, तो ये एक रासायनिक क्रिया है। दो पदार्थों ए प्लस बी के संयोग से तीसरे पदार्थ सी का निर्माण हो रहा है। तो इसे हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सी के ब्रेकडाउन से, सी के टूटने से किसी पदार्थ डी प्लस ए का निर्माण हो रहा है, तो भी हम इसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। अर्थात जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे आप लाल और सफ़ेद रंग को मिलाते हैं तो एक नया रंग गुलाबी बनता है, ये भी भौतिक की विषय वस्तु नहीं है। अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखें, आप देखते होंगे जब आम के पेड़ में आम शुरुआत में आते हैं, शुरुआती दिनों में, तो उनका रंग हरा होता है और फिर जब वो पक जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है। तो ये जो रंग का परिवर्तन हो रहा है, पहले हरा था फिर पीला हो गया, तो ये भौतिक विज्ञान का विषय नहीं है।
लेकिन हम देखते हैं कि जब आम के पेड़ से आम गिरता है तब वो नीचे की ओर आता है। तो वो जो नीचे की ओर आता है, ये भौतिक विज्ञान का विषय है कि वो नीचे क्यों आता है, कैसे आता है। बाकी कलर परिवर्तन और ये सभी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। पहले जो द्रव्य और ऊर्जा दो अलग अलग राशियां मानी जाती थी। लोग मानते थे कि द्रव्य और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है। बड़े बड़े सभी वैज्ञानिक ये मानते थे। फिर 20वीं सदी में आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने यह बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। हम द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। इसकी बात की पुष्टि इन्होंने अपने एक समीकरण से दी, जिसे हम E बराबर mc² कहते हैं। इसमें E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल। अभी हमें इस समीकरण का प्रयोग नहीं पढ़ना है, इस समीकरण का उपयोग नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करना है। केवल ये जान लेना है कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। जो आइंस्टीन ने बताया था अपनी समीकरण से, वो समीकरण E बराबर mc² है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक रोचक तथ्य की, एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय के पश्चात सूर्य से प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणों को आने में टोटल समय 8 मिनट 16 सेकंड का लगता है। अब अगर आप कुछ नोट करना चाह रहे हैं इस पेज में तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर पॉज करके। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और कैसे समझेंगे कि विज्ञान को कैसे समझेंगे, भौतिक विज्ञान को कैसे समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ने हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक मापन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मापन की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, मापन की आवश्यकता क्या है। आप घर पे बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा जाओ जाके बाजार से सब्जी बनाने के लिए 2 किलो आलू ले आओ जाके। तो आप टहलते घूमते हुए बाजार पहुंचे, ठेले वाले भैया के पास जो आलू की सब्जी लिए हुए थे, लगाए थे, उनसे आपने कहा कि भैया जी 2 किलो
आलू की सब्जी दे दी थी। उन्होंने क्या किया, आलू उठाए थैले में रख दिए और आपने थैला उठाया घर को ले आए, मम्मी को दे दिया कि मैं 2 किलो आलू ले आया हूं। और मम्मी को भौतिक विज्ञान और फिजिक्स का नॉलेज था, इसीलिए जैसे उन्होंने वो थैला देखा वो समझ गई कि ये जो आलू हैं वो 2 किलो तो पूरे पूरे नहीं है, इसमें 2 किलो से कम आलू हैं। उन्होंने आपको फिर से बुलाया कि आलू कहाँ से लेके आए हो, कम क्यों लेके आए। तो आपने कहा नहीं, मैं तो कहा था कि भैया से 2 किलो आलू दे देना, लेकिन उन्होंने कम दिया होगा। फिर मम्मी ने कहा कि चलो ले चलो मुझे आलू के उस ठेले के पास, मैं देखती हूँ क्या मैटर रहा, क्या मामला रहा, 2 किलो आलू कम क्यों मिले, 2 किलो से आलू कम क्यों है। मम्मी और तुम दोनों लोग पहुंचते हो आलू के ठेले पे। आलू के भैया से मम्मी पूछती हैं कि ये 2 किलो से आलू आपने कम क्यों दिए। तो आलू वाले अंकल जी कहते हैं कि नहीं, मैंने आलू उठा के थैले में रखे ही थे, फिर आपका लड़का लेके चला गया आलू, उसमें मैं क्या करूं। तब मम्मी आपसे पूछती है कि तुम इसे तौला नहीं पा रहे थे, इसे माप नहीं सकते थे, तराजू रखा था तौला लेते। तब आप पूछते हैं कि मम्मी ये तौलाना क्या होता है। तब मम्मी आपको लगाती है खींच के थप्पड़ कि जो फिजिक्स पढ़नी चाहिए, जिससे समझ में आएगा मापन, उसे तो पढ़ नहीं रहा है और टहल रहा है इधर उधर। इसीलिए 2 किलो आलू मैंने कहा था, लेके आया है केवल 1.5 किलो। तब आप फिर से घर आते हैं और मोबाइल पे ये लेक्चर देखते हैं। यही महत्व है अपने इस मापन टॉपिक का, ये इम्पोर्टेंस है मापन की। इसलिए हमें मापन आना चाहिए कि हम सही से चीज़ों को समझ सकें। तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक होता है और दूसरा आंकिक मान। किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। अगर हम मात्रक की बात करें कि मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी राशि को जिस में मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे 2 केजी आलू थे, तो इसमें जो केजी शब्द है वो मात्रक है, जो द्रव्यमान का मात्रक है। अर्थात जिस भी राशि को हम जिससे मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। जैसे 5 मीटर लंबाई है, आपसे कोई पूछता है आपकी लंबाई कितनी है, तो आप 5 मीटर कहते हैं। तो इसमें जो मीटर शब्द है वो लंबाई का मात्रक है। जो मात्रक जैसे मीटर है, केजी है, ये जो शब्द हैं, इनका नाम रखने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है, कोई प्रोसेस नहीं होती है जिससे इनके नाम रखे जाते हैं। ये वैज्ञानिक लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार इन मात्रकों का नाम रखते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ये सभी मात्रकों का नाम
वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं। अगर हम बात करें आंकिक मान, आंकिक मान हमें ये बताता है कि किसी भी भौतिक राशि में कितनी बार उसका मात्रक सम्मिलित है। फिर से एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि में कितनी बार उसका मात्रक सम्मिलित है, ये हमें आंकिक मान बताता है। किसी भी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ये हमें आंकिक मान बताता है। जैसे हम 2 kg ही लेते हैं, अपना पुराना वाला एग्जाम्पल। 2 kg जो है, 1 kg से मिलने से 2 kg का निर्माण हुआ है। जैसे हम लिखेंगे कि 1 kg प्लस 1 kg, 1 kg प्लस 1 kg, तब जाके 2 kg बनेगा। मतलब जब हम 2 किलोग्राम को लिखना होता है तो पहले 1 किलोग्राम, फिर दूसरे बाद 1 किलोग्राम ले लेते हैं, तो हम 2 किलोग्राम का निर्माण कर लेंगे। जैसे 5 मीटर की बात करें तो 5 मीटर में जो 5 है, ये प्रदर्शित करता है कि 1 मीटर 5 बार मिला हुआ है, तब जाके 5 मीटर का निर्माण हुआ है। तो इसे हम लिखें तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तब ये 5 मीटर का निर्माण करेगा। अर्थात इसमें जो 2 और 5 हैं, ये दोनों आंकिक मान हैं। अगर हम आंकिक मान की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट और आता है जो बहुत ही साधारण है और बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसे भी हम समझ लेते हैं कि आंकिक मान किसी भी भौतिक राशि के लिए जब हम किसी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो बड़े मात्रक का जो आंकिक मान होता है वो छोटे मात्रक के आंकिक मान से कम होता है। इसे अगर इसमें से आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोककर। अभी जो मैंने 1 2 3 लाइनें कही, उनको आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए पहले, तब उन्हें कॉपी में लिखते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इसमें जो kg है वो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है और जो ग्राम है वो द्रव्यमान का छोटा मात्रक है। और इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसका kg का आंकिक मान 1 है, ग्राम का आंकिक मान 1000 है। तो
इसी से वो 2-3 लाइनें निकलती हैं कि जब हम किसी भी भौतिक राशि के बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो बड़े मात्रक का आंकिक मान होता है वो छोटे मात्रक के आंकिक मान से छोटा होता है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, लंबाई जो होती है भौतिक राशि उसे हम मीटर में मापते हैं और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें जो लंबाई का बड़ा मात्रक है उसे मीटर कहेंगे और जो लंबाई का छोटा मात्रक है वो सेंटीमीटर है। अब इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि बड़ा मात्रक जो मीटर है उसके साथ में आंकिक मान 1 लगा हुआ है और छोटा मात्रक जो सेंटीमीटर है उसके साथ आंकिक मान 100 लगा हुआ है। तो अब हम इसे आराम से समझ चुके होंगे कि इसे मैं लिख भी दे रहा हूं। इससे किसी को अगर लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आराम से नोट कर सकता है। मात्रक में बदलते हैं तो बड़े मात्रक का आंकिक मान छोटे मात्रक के आंकिक मान से छोटा होता है। अगर आप इसमें से इस पेज से कुछ लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं पहले वीडियो को पॉज करके। अगर आप इस लाइन को फिर से पढ़ लें एक बार तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइन थोड़ा घुमा रही है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ रही होगी, लेकिन जो ये एग्जाम्पल से आप समझ लें तो बहुत आसानी होगी। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं तो कुछ भी इस में नहीं है। बड़े मात्रक को जब छोटे मात्रक में बदलते हैं तो बड़े मात्रक का आंकिक मान छोटे मात्रक के आंकिक मान से छोटा होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने मापन की शुरुआत कर दी है, फिर मापन के बारे में और आगे पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आज लेक्चर ख़त्म करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। भौतिक विज्ञान एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान
एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। तो आपको उन वैज्ञानिक का नाम बताना है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। धन्यवाद।